हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर के राय सर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विभागीय विद्यालय द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक नज़र में पूरी अपनी हिंदी को आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से ये वीडियो पूरी देख लीजिए, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज हमने पूरी हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ एकत्रित किया है। तो जल्दी से आप देख लीजिए और हम उत्तर सहित आपको प्रश्न के उत्तर भी बताएंगे और प्रश्न भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो उत्तर है कृष्ण के लिए। जल्दी जल्दी हम करेंगे ताकि समय ना ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो उत्तर है कड़वी, कड़वी ककड़ी के समान, ठीक है। सूरदास जी की भाषा है, तो उत्तर है बिरज। नेक्स्ट है, सागर की रचनाकार हैं, उत्तर हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए दिया है, तो उत्तर हो जाएगा मधुकर मतलब होता है भौरा, उद्धव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, गोपियां बड़भागी किसे कह रही हैं, तो बड़भागी उद्धव को कह रही हैं। अगला देख लेते हैं, सूरदास के गुरु हैं, तो वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु हैं। प्रश्न 8 है, सूरदास के आराध्य कौन हैं, तो उत्तर है श्री कृष्ण। प्रश्न 9 है, पुरइनी पात का अर्थ है, तो पात मतलब पत्ता होता है, तो कमल का पत्ता उत्तर हो जाएगा, पुरइनी मतलब कमल होता। नेक्स्ट हम देखते हैं, सूर की रचना नहीं है, तो अब आपको देखना है ऑप्शन। सूरसागर ये तो है, सुरसारावली ये तो है, साहित्य लहरी ये तो है, कामायनी ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा, कामायनी नहीं है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की भाषा है, तो अवधी भाषा में रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो लक्ष्मण जी ने दिए हैं, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, शिव धनुष टूटने पर क्रोधित हो उठी, तो उत्तर है परशुराम। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किया था परशुराम ने। उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है, कुम्हड़े का फूल। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, साए में धूप, ठीक है। बाकी ये आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल ये सब जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं, तो साए में धूप इसका उत्तर हो जाएगा। आपको प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़ना है कि वो नहीं है पूछ रहा कि है पूछ रहा, इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। वो नहीं है को है समझ लेते हैं और जल्दी से टिक कर देते हैं, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। नेक्स्ट 18वां देख लेते हैं, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, तो उत्तर हो जाएगा भोली। नेक्स्ट, उत्साह कविता में बादल प्रतीक हैं क्रांति का। कवि ने बादलों के लिए किस किस विशेषण का प्रयोग किया है, तो उत्तर है नवजीवन वाली। 21वां क्वेश्चन है, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है, उत्तर है जन सामान्य की पीड़ा की ओर, तृप्त धरा के माध्यम से। नेक्स्ट है, अट नहीं रही कविता में चारों तरफ कितनी सुंदरता फैली हुई है, तो किसकी सुंदरता फैली हुई है, तो फागुन की, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चा कवि को कैसे देख रहा है, तो बच्चा कवि को तिरछी नजरों से देख रहा है। शिशु को मधु पर्व का पान कौन कराता है, तो माँ कराती है। कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है, तो हाथ के स्पर्श की महिमा बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता रचनाएं हैं, तो ये मंगलेश डबराल जी की हैं। नेक्स्ट है, मंगलेश की कविताओं में चित्रित किया गया है, तो किसको किया गया है, सामंती बोध को चित्रित किया गया है। संगतकार कविता के कवि हैं, तो मंगलेश डबराल। अगला देख लेते हैं, मंगलेश डबराल भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पत्रिका का संपादन किया, तो कौन सी सब पत्रिका है, वो पूर्वग्रह, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और आप देख लीजिए, अभी हम खाली स्थान बता रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हिंदी के बहुत ही विद्वान टीचर हैं उनने ये क्वेश्चन आंसर छांटे हैं और एक बुक प्रिंट करवाई है, वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो जल्दी से देखते रहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, खाली स्थान। अब सूर की भक्ति साख्य भाव है। नेक्स्ट है, सूरदास जन्मांध थे। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी मानती हैं। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हरि है राजनीति पर आए। सूरदास का निधन पारसौली में हुआ। गोपियों ने मधुर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया, तो उत्तर है कृष्ण। सूरदास मुख्यतः रस के कवि हैं। किस रस के कवि हैं, तो वात्सल्य रस के कवि हैं। वात्सल्य सम्राट के नाम से भी सूरदास जी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोरा संदेश लेकर उद्धव मथुरा से ब्रजधाम आए हैं, ठीक है। अगला है 10वां, छुअत इट रघुपति हूँ न दोषु कथन खालिस्तान का है, तो लक्ष्मण जी का है। परशुराम स्वभाव से क्रोधी थे। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं, तो कायर व्यक्ति करते हैं, ठीक है। परशुराम के गुरु खालिस्तान थे भगवान शिव।
उत्तर है कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया है, तो उनके मित्रों ने धोखा दिया है। निराला बादलों से खालिस्तान का आग्रह कर रहा है बरसने का। निराला ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया है, तो केसों के समान। अगला है उत्साह कविता की भाषा खालिस्तान है, तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है, उत्साह कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, आपको अच्छे से लिखना है। स्पेलिंग आप बड़े ध्यान से लिखेंगे, ऑप्शन आएंगे आपको। ठीक है, ध्यान से देख के लिखना है। निराला की अधिकांश रचनाएं खालिस्तान छंद में मिलती हैं, तो मुक्तक छंद में निराला जी ने ज़्यादातर रचनाएं लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, फागुन में डालियां खालिस्तान से लद जाती हैं, तो कोमल पत्तों से लद जाती हैं। नागार्जुन ने खालिस्तान धर्म स्वीकार किया, तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। नेक्स्ट खालिस्तान देख लेते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी खालिस्तान डाल देगी, तो जान उत्तर हो जाएगा। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के खालिस्तान पानी का जादू। अगला है नागार्जुन रचनावली खालिस्तान विभाजित है, तो 7 खंडों में। अगला है वह अपनी गूंज मिलाता है खालिस्तान से, तो प्राचीन काल में से। अंतरा का शाब्दिक अर्थ, ये इंपोर्टेंट है, गीत का चरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट ढाढ़स बंधाना का शाब्दिक अर्थ है तसल्ली देना। पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार हैं, अभी हमने उसमें देखा था सही विकल्प में मंगलेश डबराल, इसका उत्तर हो जाएगा। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में हुआ था, आपको याद रखना है। अब सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला है कृष्णा ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रेम संदेश नहीं भेजा था, योग संदेश भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, ये सत्य है। अगला है योग संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगा था। अगला है अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। ठीक है, तो ये सत्य है। अगला है गोपियाँ कृष्ण द्वारा गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो ये सत्य है। अगला है शिव धनुष लक्ष्मण ने तोड़ा, असत्य हो जाएगा। 7वें नंबर का है साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, सत्य है। अगला 8वां कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, सत्य है। अगला है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, असत्य। वीर जो होते हैं वो स्वयं नहीं करते प्रशंसा, कायर करते हैं। नेक्स्ट है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे, ये सत्य है। अगला है राजनीतिक सक्रियता के कारण नागार्जुन को कई बार जेल भी जाना पड़ा, सत्य है। अगला उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार नागार्जुन को मिला, सत्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यह बात फसल के लिए कही गई है, ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कनखी मार का शाब्दिक अर्थ प्रसन्नता से देखना है, असत्य है। ठीक है, कनखी मार का शाब्दिक अर्थ प्रसन्नता से देखना नहीं होता है। नागार्जुन, अगला देख लेते, नागार्जुन का अधिकांश काव्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, ये सत्य है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, ये सत्य है। मंगलेश डबराल पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए, ये भी सत्य है। 18वां देखते मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है, सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19वां ढाढ़स बंधाना का शाब्दिक अर्थ तसल्ली देना, ये तो सत्य है। 20वां है संगीत के लिए 5 स्वर तय किए गए हैं, असत्य है क्योंकि संगीत के लिए 7 स्वर किए गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बादल अज्ञात दिशा से आते हैं, ये सत्य है। 22वां आत्मकथ्य के लेखक यशपाल हैं, ये असत्य है क्योंकि आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, ये सत्य है। अब एक शब्द और वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं, आपको पता है कृष्ण भक्ति शाखा के। नेक्स्ट देखते हैं गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो प्रजाहित ही राजा का धर्म है, या प्रजाहित अकेले लिख देते हैं तो चल जाएगा। नेक्स्ट सूर सरावली के कवि का क्या नाम है, तो सूर सरावली सूरदास जी, तो आंसर हो जाएगा महाकवि सूरदास। नेक्स्ट है गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो उत्तर हो जाएगा उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो ये बालकांड से लिया गया है। अगला देखते हैं हम उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है, तो आपको पता है कुम्हड़ी का फूल। अगला देखते हैं कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं, तो वो सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं प्रसाद जी। ठीक है, प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट हम देखते हैं मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं, निराशा का प्रतीक हैं। आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है, तो जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं बादल के हृदय में कौन छुपा है, तो विद्युत बिजली छिपी है। नेक्स्ट विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। बादल किस दिशा से आते हैं, उत्तर हो जाएगा अज्ञात दिशा से। 13वां है तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी है। नेक्स्ट मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, निराशा का। बादल किस दिशा से आते हैं, बादल अज्ञात दिशा से आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब काव्यबोध देख लेते हैं। ये आपको इनके उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेना है ढूंढ करके, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं में ऐसे प्रश्न आएंगे। पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं,
भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके उत्तर आप ढूंढ करके जल्दी से लिखें। अब देख लेते हैं प्रश्न 5 है, ठीक है, काव्य के भेद होते हैं, तो उत्तर है 2 भेद होते हैं। और प्रश्न 6 है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किस आचार्य की है, तो आचार्य विश्वनाथ ने दी है ये परिभाषा, ठीक है। प्रश्न 7 है, किसी काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, तो किस काव्य के, प्रबंध काव्य, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे है, तो विभाव से है। नेक्स्ट, संचारी भावों की संख्या आप सबको पता है कि 33 होती है। नेक्स्ट, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो सभी रसों के नाम उनके स्थायी भाव आपको याद होना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा बीभत्स। नेक्स्ट, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युग्म रचना को कहते हैं, तो छंद उत्तर हो जाएगा। यह छंद कविता के शाब्दिक अनुशासन को हम छंद कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, तो उत्तर आपको याद रखना है कवित्त, ठीक है, कवित्त एक वर्णिक छंद है। नेक्स्ट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं, आप सब जानते हैं। दोहा छंद के द्वितीय व चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं होती हैं, आपको याद रखना। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो आपको पता है रामचरितमानस, और रामचरितमानस के रचयिता आपको पता है तुलसीदास जी। रौद्रस का स्थायी भाव, यू नो वेरी वेल, क्रोध, ठीक है। दोहा छंद में मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद प्रकार है, तो वो मात्रिक छंद का प्रकार है। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको पता है कि रति होता है, ठीक है। हम आगे देख लेते हैं, अबलो नसानी अब न नसे हूं, पंक्ति में निहित रस भाव है, तो कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा शांत रस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रस के अंग या अवयव माने जाते हैं, तो कितने माने जाते हैं, 4 हैं, आपको याद रखना है, रस के अंग 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। नेक्स्ट हम शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं, तो शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार आपको याद रखना है, अनुप्रास, यमक, सलीस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब छंद के प्रमुख तत्व माने जाते हैं, तो प्रमुख तत्व इसके 6 हैं, ठीक है। वर्ण, गति, तुक, यति, मात्रा, ठीक है, और वर्णिक गण होते हैं, तो गण होते हैं 8, ठीक है। वर्णिक छंद के जो गण होते हैं वो 8 होते हैं, आपको याद रखना है। यमाता, राजभान, सलगा से हम इनको समझ सकते हैं, यमाता से, ठीक है, यगण, मा से मगण, ता से तगड़, फिर रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़, ऐसे होते हैं 8 गण, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे बड़ी क्लास में समझ में आएगा, अभी आपको इतना याद रखना है कि छंद के प्रमुख तत्व 6 हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नायक के जीवन, खाली स्थान आ गए हैं। नायक के जीवन की किसी घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश की बात करिए ना, इसमें अंश का पूर्णता के साथ अंकन खंड काव्य में किया जाता है। खंड मतलब होता है एक टुकड़ा, तो अंश की बात कही तो अंश हो जाएगा टुकड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अभिनय तल की प्रधानता दृश्य काव्य में होती है, ठीक है, खाली स्थान में होती है, तो दृश्य काव्य इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, काव्य में रस का अर्थ खाली स्थान स्वीकार किया है, तो आनंद। नेक्स्ट 4th देख लेते हैं हम कि नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन श्रृंगार रस में होता है, तो क्योंकि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कविता की रचना विधान को खाली स्थान कहते हैं, तो छंद कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, जहां लोक की मर्यादा को पार करके किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां खाली स्थान होता है, तो आप सबको पता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बार बार मोहि लागी बुलावा, पंक्ति में अलंकार है, तो देखो बार बार शब्द 2 बार आया है, पास आया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश इसका उत्तर हो जाएगा। अब गद्य खंड को हम देख लेते हैं, तो गद्य का प्रारंभिक रूप था, तो प्रारंभिक रूप गद्य का बोलचाल के रूप में मिलता था, लिखित नहीं था, ठीक है, तो बोलचाल के रूप में प्रारंभिक रूप रहा। नेक्स्ट देखते हैं, गद्य की विधा नहीं है, तो इनमें से गद्य की कौन सी विधा नहीं है, तो कहानी, नाटक, एकांकी ये गद्य की विधाएं हैं, महाकाव्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उपन्यास सम्राट, तो उपन्यास सम्राट आपको सबको पता है कि प्रेमचंद जी को माना जाता है, मतलब प्रेमचंद जी हैं उपन्यास सम्राट, और कहानी सम्राट जयशंकर प्रसाद। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसका उत्तर क्या है, ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नेताजी का चश्मा की विधा है, तो ये कहानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वयं प्रकाश जी पत्रिका का संपादन किया, स्वयं प्रकाश जी ने, तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो उत्तर है वसुधा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेताजी की मूर्ति लगवाई थी, तो किसके द्वारा लगवाई गई थी, नगर पालिका द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कमल का जादूगर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कमल का जादूगर, तो उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, तो बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत थे, कैसे थे, गृहस्थ थे।
नेक्स्ट बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे, किसके पद गाते थे? कबीर के पद गाया करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है कुरीतियों पर, ठीक है, क्योंकि जो कबीर के पद हैं वो कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सच्चे साधु की पहचान होती है उसके विचारों से, ठीक है। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, तो उत्तर है कहानी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक शब्द और वाक्य में उत्तर। नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध हैं, तो लखनऊ है, तो नवाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट आपका बंटी उपन्यास लिखा है, तो उत्तर है मन्नू भंडारी जी ने। नेक्स्ट आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ नौबत खाने की इबादत, ठीक है। नेक्स्ट है जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था, तो उत्तर है सुनीता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रसिद्ध थे शहनाई वादन के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम, तो दूसरा नाम या उनका रियल नाम कहें तो अमीरुद्दीन था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष प्रभावित थे, किससे थे? गांधी जी से। नेक्स्ट रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी भाषा का या फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो कहानी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहानी पढ़ना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, तो 1900 से इसका प्रारंभ हुआ है। अगला देखते हैं कि जीवनी किसकी लिखी जाती है, तो महापुरुषों की लिखी जाती है, एरे गेरे नत्थु खेरे की नहीं लिखी जाती, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है, तो प्रेमचंद को कहा जाता है। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो इसका उत्तर आपको ढूंढ करके बताना है, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे, तो कबीर पंथियों से फन फटी टोपी, ठीक है, मतलब वो कबीर के दोहे गाया करते थे, तो वो उन्हीं जैसे कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे, तो साहब मानते थे। नेक्स्ट कबीर के गीतों को कौन गाता था, तो आपको पता है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुद्ध होती थीं, तो कार्तिक माह से इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है, तो बालम खीरा। नेक्स्ट नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया, तो सूंघकर बाहर फेंक दिया। 21वें नंबर का देख लेते हैं मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, तो भटियार खाना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट काशी किसकी पाठशाला है, तो उत्तर सही हो जाएगा संगीत की। सभ्यता किसका परिणाम है, संस्कृति का। मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है, अविभाज्य है। सत्य सत्य देख लेते हैं गद्य खंड के, तो नाटक गद्य की विधा नहीं है, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि नाटक गद्य की विधा है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, ये सत्य है क्योंकि उपन्यास विस्तृत होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाटक में एक अंक होता है, असत्य हो जाएगा क्योंकि नाटक में अनेक अंक होते हैं, एक अंक एकांकी में होता है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये सत्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, असत्य हो जाएगा, इसका सही उत्तर एक अंक ही है। नेक्स्ट कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, ये असत्य है क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला सिपाही नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, ये सत्य है, ठीक है। आपको याद रखना है, यहाँ अभी हमने एक कहा था ना कि आपको एक उत्तर खुद बताना है, तो वो नेताजी की मूर्ति किस पत्थर की बनी हुई थी, संगमरमर की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, असत्य है। आपको पता करना है कितनी फुट ऊंची थी और इसका उत्तर लिखना है, ठीक है, नेक्स्ट कमेंट में। हम देख लेते हैं मूर्ति नगरपालिका ने लगवाई थी, ये सत्य है। मूर्तिकार मोतीलाल अध्यापक थे, ये भी सत्य है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ये भी सत्य है। भादों को अप्रतियों में भगत गीत नहीं गाते थे, ये असत्य है क्योंकि गाते थे वो। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, ये सत्य है। बाल गोविंद के 2 बेटे थे, ये असत्य है। बाल गोविंद भगत साधु थे, ये भी असत्य है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया, सत्य है। नवाब साहब खीरे खाकर सो गए, ये असत्य है क्योंकि उन्होंने खीरे फांके फेंक दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, असत्य है। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, ये सत्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, सत्य है। मन्नू भंडारी 6 भाई बहनों में से बड़ी थी, ये असत्य है। शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी, ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, ये सत्य है। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं, ये भी सत्य है। अमीरुद्दीन शहनाई वादक थे, ये भी सत्य है क्योंकि अमीरुद्दीन नाम है, आपको पता है किसका है नाम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शहनाई स्वरवाद्य यंत्र है, सत्य है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, ये भी सत्य है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, ये भी सत्य है। खोज करता है लिखना था, यहाँ खाज लिखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है, ये सत्य है, थोड़ा अंतर है इसमें लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, ये सत्य है।
अब एक शब्द वाक्य में उत्तर वाच्य क्या है, तो वाच्य क्रिया के अलग अलग रूपों की सूचना देना वाच्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाच्य, ये हेडिंग डली है, आपको ये समझना है, ये हेडिंग है और परिभाषा यहाँ से शुरू हुई है। क्रिया के अलग अलग रूपों की सूचना देना वाच्य कहलाता है, यहाँ वाच्य लिखना, वाक्य नहीं लिखना। नेक्स्ट बिजली गुल हो गई, यह वाक्य वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो ये लोकोक्ति है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है गुल हो जाना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा सिर उठाना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है, तो शब्द की प्रथम शक्ति को अविधा कहा जाता है। नेक्स्ट जिनका कोई शत्रु ना हो, इंपोर्टेंट है, आ सकता है अजात शत्रु। प्रतिदिन में कौन सा समास से आपको पता होना चाहिए कि अव्ययी भाव समास से, क्योंकि प्रति इसमें अव्यय है। नेक्स्ट समुच्चय बोधक शब्द का अभिप्राय लिखिए, तो शब्द या वाक्य का जोड़ना, जो जोड़ने का काम करते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट अर्थ के आधार पर वाक्य आपको पता होना चाहिए कि 8 प्रकार के होते हैं। अब कृतिका से इसमें आ गए हैं, कृतिका में से क्योंकि 6 नंबर के एक अंक के आना है और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना, तो जल्दी से आप देख लीजिए। माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया तो पिसी हुई हल्दी लगाई थी। नेक्स्ट भोलानाथ का असल में नाम था, क्या नाम था, तारकेश्वर। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है, तो आपको पता है मेहनत कश बादशाहों का। ठीक है, नेक्स्ट है युमथारा गंगटोक से कितनी दूर है, आपको पता है 149 किलोमीटर दूर है, ये आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट है पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई, तो ये केवल चांदनी रात में भौंकते हैं, यहाँ राम लिख गया रात की जगह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे की थी, तो नेपाली युवती से की थी। लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था, जितेंद्र नाथ। अगला देख लेते हैं लायों की सुबह कैसी थी, तो बेहद शांत और सुरम्य थी। जितेंद्र ने खेदुए को किनका निवास बताया है, तो देवी देवताओं को। खेदुए आपको लिखना है, अच्छे से लिखना सीख लेना, ये लिखा हुआ है खेदुए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं खालिस्तान, इससे कृतिका के आम की फसल में कभी कभी खूब खालिस्तान आती है, तो आंधी आती है। नेक्स्ट कभी कभी हमसे खालिस्तान कुश्ती भी लड़ते हैं, तो पिताजी। भोलानाथ और उनके साथी खालिस्तान के बिल में पानी उलीचने लगे, चूहों के बिल में। नेक्स्ट जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लड़के और बदल पराई खालिस्तान नहीं समझती। ठीक है, तो ये पीर नहीं समझते कि प्रीत नहीं समझती, तो ये आपको अच्छे से बताना है और समझना है। नेक्स्ट गंतुक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर युमयांग था, तो 149 किलोमीटर पर। लेपचा खालिस्तान सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं, तो भूटिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ भी यह खालिस्तान नदी, तो तिस्ता। ठीक है, तिस्ता इसका आंसर हो जाएगा। जितेंद्र उत्साहित होकर कहने लगा, क्या कहने लगा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। ठीक है, आपको याद रखना, कटाऊ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाय के बागानों में कई खालिस्तान बोकू पहले बाग की पत्तियां तोड़ रही थीं, तो युवतियां। ठीक है, कई युवतियां बोकू पहनी होना था इसमें। नेक्स्ट है एक शब्द और वाक्य में उत्तर, तो हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो आंसर है इसका परीक्षा गुरु। ठीक है, हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, तो बरखा मतलब होता है वर्षा, तो बिच्छू इसका उत्तर हो जाएगा। विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है, तो माँ की शरण में जाता है। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो बाबूजी। अगला है भोलानाथ और उनके साथी चूहेदानी से क्या बनाते थे, तो उत्तर हो जाएगा पालकी। भोलानाथ के चैप्टर में से काफी क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और सीख लेना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए, तो आवर्खा का मतलब होता है, आवर्खा का मतलब होता है बहता हुआ पानी। अमनिया का अर्थ होता है शुद्ध और पवित्र। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि तमाम फूलों के बाग में आ गई हूँ। रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए, तो रकम रकम मतलब होता है किस्म किस्म की, मतलब तरह तरह की। नेक्स्ट डोको क्या है, तो डोको मतलब होता है बड़ी टोकरी। अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है, तो आपको पता होना चाहिए, मानव निर्मित सूरज मतलब एटम बम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पेपर आपको बताया गया है जो कि मॉडल पेपर प्रस्तुत किया गया है, इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये पेपर हम ऐसे ही निकाल दे रहे हैं, आपको अच्छे से देख लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, ये आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि इसके ऑब्जेक्टिव आप देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन आ गया है खालिस्तान का, तो कितने आपसे बनते हैं, आप इसको रोक के और 3 घंटे बैठ कर के जल्दी से लगाएं आज, और सुबह से थोड़ा सा पढ़ लें,
ये वीडियो पुनः देख लें तो आपको अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छे से देख लेनी है तो आपको अच्छे से ये बन जाएगा। चलिए अब हम आपको निकालते चल रहे हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर हैं, आपको इनको रोक करके देख लेना है, सत्य सत्य हैं, ठीक है, पढ़ लेना है और समझ लेना है। क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके उत्तर जरूर आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर बना हुआ है। ठीक है, इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप मैसेज करके कमेंट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 16 आ गया है और यहाँ प्रश्न क्रमांक 17 है, तो आपको अच्छे से समझना है। ये संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की हमने वीडियो बना दी है, उसकी आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण एक शॉर्ट में पूरी हिंदी कृतिका सहित। तो आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी और जल्दी से आपके काम आने वाली है। ये इंपोर्टेंट निबंध है, इनको आप जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व या फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, एक ही बात है, तो आप इनको याद कर लें, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों।